अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ ना तो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अपने तमाम कानूनी और सियासी हरबों में फिलहाल कामयाब होती दिखाई दे रही है और ना ही वो अब तक हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने में कामयाब हो सकी है। और सबसे बढ़कर मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद पीटीआई की केपी की हुकूमत के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो JUIF के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाना चाहती थी, अब ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि JUIF खैबर पख्तूनख्वा में इन हाउस तब्दीली के लिए अहम किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गवर्नेंस पर सवाल उठाते रहे। यहाँ तक कि मौलाना फजल रहमान ने सूबे में बढ़ती हुई करप्शन पर भी सवाल उठाए, जिससे है कि मौका मिलने पर JUIF केपी की हुकूमत की तब्दीली में अपना किरदार अदा कर सकती है। यानी JUIF खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तब्दीली की सूरत में मुमकिन नई हुकूमत का हिस्सा बन सकती है। और ये इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि तहरीक इंसाफ और JUIF एक बार फिर रवायती सियासत पर उतरते हुए एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। जैसा कि शेख वकास अकरम ने मौलाना फजल रहमान पर करते हुए कहा है कि मौलाना को इज्जत देने की कोशिश की थी, अब हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ के पास सियासी ऑप्शंस महदूद हैं, लेकिन वो इन महदूद ऑप्शंस को अपने जारहाना तर्ज़ सियासत से मज़ीद महदूद करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि JUIF भी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली के आसार को रद्द नहीं कर रही। बहरहाल अब सिर्फ हाफिज़ हमदुल्ला ही नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि करीब पीटीआई के कुछ मजीद अरकान तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर का साथ छोड़ सकते। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार कहती हैं कि पीटीआई के लोग अब आने वाले वक्त पे टूटेंगे और हुकूमत की सफ़ों में शामिल हो जाएंगे। यानी तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों से आवाज़ उठ रही है कि अनकरीब तहरीक इंसाफ की केपी की सूबाई हुकूमत भी गिर सकती है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अगर गिर जाती है तो अली अमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मजीद घेरा तंग हो सकता है। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को 9 मई के केसेस का फैसला सितंबर तक करने की हिदायत की है। और मुमकिन है अगर तहरीक इंसाफ के हाथ से केपी की हुकूमत निकलती है तो फिर पार्टी मजीद मुश्किल में घिर सकती है। और इससे भी बढ़कर अगर अली अमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमा गिरफ्तार होते हैं तो इस सूरत में तहरीक इंसाफ की क़यादत इस पोजीशन में शायद ना रहे कि वो एहतजाजी तहरीक चला सके या जल्द से जुलूस कर सके, क्योंकि अब भी पार्टी कोई एहतजाज नहीं कर सकी। एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी हर बार होता है, लेकिन तहरीक इंसाफ अब तक इसमें भी नाकाम रही है। लेकिन इसके बाद भी एक बार फिर तहरीक इंसाफ एहतजाजी कॉल देने जा रही है। अलीमा खान कहती हैं कि इस मुहर्रम के बाद एहतजाज शुरू किया जाएगा। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस कदर एहतजाजी तहरीक चलाने की पोजीशन में है नहीं है। असीर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमाओं की जानिब से एक खुला ख़त लिखा गया है मानी पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के नाम, और ये कहा गया है कि वो इंगेज करें, हुकूमत के साथ बातचीत करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उमर चीमा साबिक गवर्नर पंजाब, मियाँ महमूद रशीद, वो ये एडवाइस कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि आपको जितनी जल्द हो सके बातचीत करनी चाहिए हुकूमत के साथ। लेकिन क्या वाकई मौजूदा क़यादत बातचीत करना चाहिए या बानी पीटीआई इस राय पर कायल हो जाएंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। इस वक्त फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप ये कह रहे हैं कि अब भी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब लगता बज़ाहिर तो यही लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारों खाने चित हो चुकी है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खड़ी है, बंद गली में है, जहां से निकलने के कोई आसार दिखाई नहीं देते। ऐसे में आप अब भी होपफुल हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं बानी पीटीआई की रिहाई के लिए। क्या ऑप्शंस हैं फैसल चौधरी साहब? जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो दे आर मोर लाइक स्पिनर्स, वो स्पिन करते हैं और वो सिचुएशंस बताते हैं। तो ऐसी बात मैं जो मैंने बात की है मैं उस पर बिल्कुल कायम हूँ। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, इमरान खान साहब की सियासत के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यस, आपको जो पेस अटैक है वो चेंज करना पड़ेगा, टीम चेंज करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, कोई आपको जो है माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, पॉलिटिकल अलायंसेस बनाने पड़ेंगे ताकि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो है प्रेशर जो है वो बनाया जा सके। सो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। और ये जो एक तासुर दिया जा रहा है, ये मायूसी का एक तासुर दिया जा रहा है, आई डू नॉट एग्री विद इट एंड आई स्टिल बिलीव दैट कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस हैं वो शर्त है कि उन ऑप्शंस के ऊपर संजीदगी से गौर किया जाए। फैसल साहब, ये आपका इस्तेहकाक है कि आप इख्तलाफ कर सकते हैं। आप एज फार एज पॉलिटिकल अलायंसेस आर कंसर्न तो अब मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो है वो हाथ मिलाने की बहुत बात होती रही कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस होना चाहिए ऑपोजिशन की पार्टीज में। लेकिन केपी के फ्रंट पे अभी जो कुछ हुआ है, जो नंबर गेम और गेम तो जो जोड़ तोड़ हो रहा है, उसमें आज शेख वकास अकरम साहब ये कहते हैं कि मौलाना की जरूरत हमें कोई नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब की बहुत इज्जत थी लेकिन अब वो इज्जत नहीं रही, अब कोई जरूरत नहीं मौलाना की। तो क्या इस लबो लहजे के साथ ग्रैंड अलायंसेस बनते हैं?
नहीं, वकास अकरम शेख तो बेसिकली अली अमीन के स्पोक्स पर्सन है ना, वो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन काम है। और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि ये जो अलायंस है इसको वो सबोटाज करें। सो वो डिजाइंड ओपिनियन है, वो एज पर देयर डिजाइन चल रहे हैं, वो उनका पीटीआई की कार्रवाई से ताल्लुक कोई नहीं। तो सर फिर इसका मतलब उनकी तोपों का रुख तो खुद अपनी जमात की तरफ है, फिर ये जो बात वो कर रहे हैं ये तो नहीं, डैमेजिंग है। वो बिल्कुल बिल्कुल वो उन हाथियों की तरफ से हैं जो अपनी फौज को कुचल रहे हैं। तो फिर ये जाहिर है अगली सफ़ों में, अगले मोर्चों में इस वक्त पीटीआई की यही क़यादत है, तो सेवियर कौन होगा सर फिर? कौन, यानी लायबल कहाँ तो से आएगा फिर? तो पीटीआई का हाल जो ये है, ये किसकी वजह से? जाहिर है ऐसी क्यादत की वजह से ही है ना। अगर क्यादत संजीदा हो, कोई समझदार हो, तो फिर उसके मुताबिक कर ले। तो फिर फैसल चौधरी साहब सारे काम छोड़ के फौरी तौर पर ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो क़यादत तब्दील करनी चाहिए। तो बिल्कुल करनी चाहिए। क़यादत तो बानी पीटीआई के एतबार से ही क़यादत है ना सर? बानी पीटीआई को भी अपना री थिंकिंग करनी पड़ेगी ना, कि तो ये तो रिवैम्प करनी पड़ेगी ना। इस हिसाब से तो नहीं हो सकता, इस पर लीडरशिप के साथ तो नहीं निकल सकते। हाँ, तहरीक ऐलान के अगर तीनों बहनें अगर लीड करेंगी तो फिर एक मामला बन सकता है। अगर तीनों बहनें ये कहेंगे सियासतदान लीड करें और हम पीछे से सिर्फ मीडिया पे बात करके हर किसी को फिंगर पॉइंटिंग करके कहें कि फलाना एजेंट और फलाना ये और वो नहीं, उस तरह से तहरीक नहीं चलेगी। तो फैसल साहब तीनों बहनें भी तो सियासी किरदार तो उनका कोई नहीं है ना, और बानी पीटीआई तो खुद कह चुके हैं कि इनका सियासत में कोई रोल नहीं। क्यों फैमिली सियासी इनकी किरदार नहीं है भाई? क्यों सियासी किरदार नहीं सर है? ये तो बानी पीटीआई लेकिन खुद मीडिया कहते से हैं ना। वो गुफ्तगू करते हैं, ब्रीफ वो करती हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी वो बनाते हैं, बताती हैं कि इस तरह से नहीं है। बिल्कुल उनका सियासी किरदार है, नहीं, उनको लेकिन सियासी लेकिन किरदार सर अदा वो करना पीटीआई चाहिए। की ना तो पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा है, ना कोर कमेटी का हिस्सा है, ना ही कोई डिजाइन, कोई डेजिग्नेटेड कोई ओहदा उनके पास पार्टी के अंदर वो तो मौजूद है। क्यों, नवाज भी नहीं थी, मरियम भी नहीं थे जब उन्होंने चलाया, बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो भी नहीं थी। सो दैट डजंट मैटर। तो पॉलिटिक्स में ओहदे मैटर नहीं करते। बट फैसल चौधरी साहब आपको नहीं लगता वो जाहिर है वो एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप में ही हुआ ना ये सब? वो तो उसके अलावा और कुछ, यहाँ तो फैसले का इख्तियार खुद पैटर्न इन चीफ के पास है। बानी पीटीआई ये कहते हैं कि वो पैटर्न इन चीफ है, तमाम फैसले वो करेंगे। और अगर बानी पीटीआई ये समझते हैं कि उनकी फैमिली का कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है या वो उनका सियासत में कोई किरदार नहीं है, तो फिर कैसे कोई उनको वो एक्सेप्ट करेगा बिल्कुल विद इन द बात आपकी पीटीआई? दुरुस्त है, वो तो यही समझते हैं, लेकिन फैमिली का पॉलिटिकल किरदार है। ये अच्छा, कहना कि उनका पॉलिटिकल किरदार नहीं है, आई डू नॉट एग्री विद दैट। तो सर पार्टी के अपने अंदर ही कुछ लोग ये कहते हैं कि जी पार्टी की कमान से जिनको ओहदे बानी पीटीआई ने दिया वो फैसला करेंगे, कोर कमेटी करेगी तो हम फैसला मानेंगे। अलीमा बीबी, इवन अली अमीन गंडापुर साहब से सवाल होता है, वो कहते हैं जी बानी पीटीआई कहेंगे तो मानेंगे, अलीमा बीबी का क्या किरदार है? तो बहाने पीटीआई से जाके मुलाकात करें, उनसे मुलाकात रसाई तक तो हो नहीं रही, रहाई की क्या कोशिश करेंगे? देखिए ना, अब तो रसाई के लाने पड़े हुए। रसाई होगी तो आगे रहाई की बात होगी या दूसरी बात होगी। सबसे पहले तो आप राब्ता इस्तेमाल कीजिए ना, राब्ता ही इस्तेमाल नहीं हो रहा। मैं आज भी 2-2.5 मील पैदल चल के गया हूँ, वहां पे 3 घंटे बाद खड़ा होकर उन्होंने नहीं मिलने दिया, हम वापस आ गए। तो सर फिर कोई भी तहरीक, जैसे अब अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि मुहर्रम के बाद तहरीक चलेगी, तो फिर इस कॉल पे लब्बैक कौन कहेगा? देखिए, सबसे पहले तो फैमिली कहे ना, बाकी फिर लोग उसके साथ ज्वाइन करेंगे। अगर फैमिली कहे कि हम इस तहरीक को लबैक नहीं करेंगे और हम इसमें तहरीक में शामिल नहीं होंगे, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। ज़ाहिर है लीड भी करना पड़ेगा। जब 26 नवंबर थी तो बुशरा बीबी लीड कर रही थी ना, तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग लेके हैं। तो बहनों का फ़र्ज़ है कि वो तहरीक को लीड करें, हम सब उनके पीछे खड़े होंगे इंशाल्लाह। तो सर जो 26 नवंबर का नतीजा है वो भी सबके सामने। ये तो फिर आपको रिस्क ले, जब आप तहरीक की बात करते हैं तो ये रिस्क तो अपनी जगह मौजूद है, फिर तो लेने पड़ेंगे। आप ये समझते हैं फैसल चौधरी साहब कि यही ऑप्शन है इस वक्त जो प्रेशर डाल सकता है हुकूमत पे? नहीं, फैसला देखिए, जो पार्टी के फैसला साज है, ये फैमिली है, उनके नजदीक यही ऑप्शन है, तो फिर ऑप्शन तो उन्हीं का मैटर करता है ना। मेरा सोचना या ना सोचना, मैं नहीं समझता कि ये वाहिद ऑप्शन है या इस ऑप्शन को अभी अडॉप्ट करना चाहिए। मेरे इससे ख्यालात मैं मुतफिक नहीं हूँ, मेरे मुतफरक ख्यालात हैं। लेकिन जब एक फैसला हो जाता है तो फिर उसके मुताबिक आपको चलना पड़ता है। आप अपनी राय दे सकते हैं, फैसला तो पार्टी के काबरी नहीं करते। सर देखें, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या पॉलिटिकल माइंड है वो असीरान में भी हैं इस वक्त। वो मियां महमूद रशीद साहब हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों, वो शाह महमूद कुरैशी साहब हों, वो उमर सरफराज चीमा साहब हों, उन्होंने भी एक ओपन लेटर लिखा है बानी पीटीआई के नाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के नाम। और वो ये समझते हैं कि पीटीआई लीडरशिप को हुकूमत के साथ इंगेज करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। आप समझते हैं कि ये काबिल अमल हल नहीं है? बिल्कुल साहिब तजवीज़ है और उनकी तरफ से ये तजवीज़ जो आ रही है उसको बिल्कुल करना चाहिए।
Okay, Zishan, Rehan, I have to leave. I have to join another show. जी Thank you very बहुत much, sir. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर उनकी अपनी कमिटमेंट है, उनको जाना है, लेकिन गुफ्तगू आपने सुनी कि वाज़ेह धड़ेबंदी तो मौजूद है। अली अमीन गंडापुर साहब, शेख वकास अकरम साहब, वो कहते हैं कि वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, गंडापुर साहब के स्पोक्स पर्सन है। लगता है ये गंडापुर कैंप कहीं और खड़ा हुआ है, अलीमा बीबी का एक जो कैंप है, जो ग्रुप है, जो सामने आ रहा है वो और खड़ा है, वो तहरीक का ऐलान कर रहे हैं। और लगता ये है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है वो बानी पीटीआई की रिहाई में बुरी तरह फेल हुई है, फ्लॉप हुई है, जिसके बाद फैमिली को अब कूदना पड़ रहा है और तहरीक का ऐलान करना पड़ रहा है। ये अजीब केओस की सी सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और ऐसे में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों कंफर्टेबल पोजीशन में है। 2/3 मेजॉरिटी नज़र आ रही है। उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त भी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस वक्त जो जुडिशरी का नक्शा है, पर्टिकुलरली जो चीफ जस्टिस की तकर्री है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है उनकी जुडिशल कमीशन इजलास में उनको मुस्तकिल कर दिया गया है। उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्वेशन है। तो जो कुछ हो रहा है और जो पिक्चर अभी नज़र आ रही है वो तो हुकूमत को मज़ीद मुस्तहकम कर रही है। क्या ग्राउंड रियलिटीज़ अक्सर तब्दील हो गई हैं? ऐसी तब्दील होती हुई ग्राउंड रियलिटीज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या है, मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो आपका एनालिसिस ये है कि इस वक्त 2 एन की लड़ाई है और 2 एन की लड़ाई में आपका एनालिसिस ये है कि नून को बड़ा फ़ायदा हुआ है। सर, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, इस लड़ाई में जो नुकसान हुआ है, ये 2 एन की लड़ाई में नुकसान सबसे ज़्यादा किसने उठाया? देखिए, 2 एन की लड़ाई में ज़ाहिर है एक तो एन ने नुकसान उठाया है, एक एन ने, और दूसरा यह है कि उनके हामियों ने नुकसान उठाया है, और ओवरऑल स्टेट ने, पॉलिटिक्स ने, जमहूरियत ने, सब ने नुकसान उठाया। ठीक, और आपको लगता है कि ये लड़ाई अभी जारी रहेगी? आपको लगता है कि मांद पड़ गई है, अब वो जिस एन ने नुकसान उठाया है उसमें लड़ने की सकत नहीं रही? जी, स्ट्रीट पावर ख़त्म हो गई है, वोट पावर मौजूद है। लेकिन वोट पावर की सर नौबत तो तभी आएगी ना जब ज़ाहिर 5 साल पूरे होंगे और जब शहबाज साहब जो वज़ीर आज़म है वो अपना टेन्योर भी मुकम्मल कर लेंगे। वैसे ये पूछना भी खासा क़ब्ल वक्त होगा कि क्या वज़ीर आज़म भी अपनी मुद्दत पूरी करेंगे या नहीं करेंगे? ये दुरुस्त है कि इलेक्शन पे होता है, लेकिन फिर जब तक किसी की वोट पावर टूटती नहीं है उस वक्त तक आप गवर्नमेंट की पेनिट्रेशन और नए पॉलिटिकल नैरेटिव की पेनिट्रेशन नहीं होती, और फिर जो भी आप स्टेप्स ले रहे होते हैं उनकी पब्लिक अप्रूवल भी नहीं होती। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि वोट बैंक जो है वो भी, उसका भी ख़ात्मा हो, और ज़ाहिर है स्ट्रीट पावर का भी ख़ात्मा हो। तो ये जो स्ट्रीट पावर ख़त्म हुई है और वोट बैंक मौजूद है, इसके लिए जो अभी काउंटर स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है सर बज़ाहिर, वो तो यूँ लगा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो एक नक्शा तब्दील हुआ जुडिशरी का, उसके बाद अब 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त है। पार्लियामान के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस कर ली जाएँ, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऐसी कर ली जाएँ कि जिसके ज़रिए से वो जो कहीं ना कहीं ताकत रह गई है वो उसको भी कटेल कर लिया जाए। मेरा देखें, जब तक अभी तक तरमीम की ना कोई ड्राफ्ट, ना कोई चीज़ समझ आई है, मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसी कोशिश जिसमें सिविलियन स्पेस कम होगी उससे फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उसकी बजाय जो सिविलियन स्पेस है उसको बढ़ाना चाहिए, और जो पब्लिक ओरिएंटेशन है और ख़ासकर जो वेलफेयर ओरिएंटेड, पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। ख़ासकर ये जुडिशल जो प्रोसेस है इसमें किस तरह लोगों के जो लाखों मुकदमात मुलतवी हैं उनको ठीक करना चाहिए। इसी तरह जो डोर स्टेप पे हर सिटीज़न की फैसिलिटीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट को लेके आना, ग्रास रूट तक गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को पहुंचाना, ये मेरा ख्याल है इस पे तवज्जो देनी चाहिए। जो इस वक्त पाकिस्तान का जो आइन है, इट इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस। अब ज़ाहिर है उस पर अमल दरामद नहीं होता, और दूसरा इसके अंदर अभी एक खामी है हमारे सिस्टम में,
और वो ये है कि जो थर्ड जो टीयर ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो लोकल टीयर होता है, वो है ही नहीं हमारे यहाँ। तो फिर सारा दबाव पार्लियामेंट पे है, और फिर पार्लियामेंट का दबाव ये है कि उसने लोकल गवर्नमेंट के भी काम करने हैं, उसने लेजिस्लेशन भी करनी है, उसने पॉलिटिक्स भी करनी है, उसने टूटना भी है। तो ये सारा कुछ जो बोझ है इसको ट्रांसफ़र करना चाहिए लोकल गवर्नमेंट पे। अब मसला ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने तो सूबों को बाइख्तियार कर दिया है, सूबों ने अजला को, शहरों को, देहात को बाइख्तियार नहीं किया। सर प्रैक्टिकली तो होना ऐसे ही चाहिए, आइडियली भी यही होना चाहिए जो आप कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ लगता ये है कि आइन मोम की गुड़िया है जो ज़रा सी तपिश से पिघल जाती है, और अब तो फिर कंफर्टेबल पोजीशन है हुकूमत के पास भी और फिर मुक़्तदरा के पास भी कि 2/3 अक्सरियत मखसूस नशस्तों के केस के फैसले के बाद अचीव कर लिए वफाकी को इत्तेहादी हुकूमत ने, कि जिसके बाद आप जो चाहें, जिसकी आर्म ट्विस्टिंग करना चाहें आप कर लेंगे आसानी से। नहीं, मेरा ख्याल है कि देखो जो होता है ना, अब होना तो ये चाहिए कि जो हुकूमत है उसने क्या फ्यूचर हमारे के बारे में सोच रही है। अगर तो उसने सिर्फ ये सेल्फिश लाइन लेनी है कि भाई हम मजबूत किस तरह हो सकते हैं, हम किस तरह से टाइम पूरा कर सकते हैं, और हम किस तरह से दूसरों को दबा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त की जो गवर्नमेंट है इतनी तो एक्सपीरियंस है कि उनको ये पता है कि ये वक्त कल को आपको भी आ सकता है, इन पे गुजरा भी है। ये तो नहीं है कि ये कोई पहली दफ़ा 2 दफ़ा तो ये खा चुके हैं झटका, तो उसके बाद ये आए हैं। दोनों पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी इससे भी ज़्यादा खा चुकी है। लेकिन अगर ये फिर वही करेंगे तो ज़ाहिर है फिर उसका उनको नुकसान होगा। मतलब मेरी आइडियलिस्टिक पोजीशन तो यही है कि भाई ऐसा निज़ाम बनाएं जो कि फ्यूचर में इनके भी काम आए, चाहे वो दुश्मनों को भी उसको फ़ायदा हो जाए। लेकिन जब तक आप पब्लिक ओरिएंटेड, वेलफेयर ओरिएंटेड, जब तक डेमोक्रेसी ओरिएंटेड चीज़ें नहीं करते, अगर आप कुछ इसके ख़िलाफ़ करेंगे तो ना आपकी तारीख़ में जगह होगी, और ना फिर जब कल को आप पे ये वक्त आएगा तो आपके लिए स्पेस होगी। अभी सर बज़ाहिर पॉलिटिक्स पब्लिक ओरिएंटेड तो नहीं नज़र आ रही, अभी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए और जोड़ तोड़ ओरिएंटेड, नंबर गेम ओरिएंटेड ज़्यादा नज़र आ रही है। केपी में हुकूमत गिराने की बातें भी हो रही हैं कि वहाँ पर जो अपोजिशन इत्तेहाद है अगर वो नंबर अचीव कर ले, जोड़ तोड़ में प्रिवेल कर जाए तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ले दे जाएगी। तो आपको लगता है ऐसा हो सकता है, जब जमीयत उलमा इस्लाम फे भी कह रही है कि अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको कैपिटलाइज़ करेंगे? देखें, अब तो ट्रंप का फार्मूला चल रहा है हर तरफ, वो पाकिस्तान के प्रोविंसेस पे भी चलेगा, और जो ईरान में चला है कि आप रजीम से उसके एसेट छीन लो लेकिन रजीम रहने दो। तो इसी तरह जो हमारे गंडापुर साहब से हैं उनसे एसेट छीन लेंगे और उनको रहने देंगे। यानी आप कहते हैं कि पुतली सी हुकूमत को क्रिपल्ड कर दी जाए, गवर्नमेंट चेंज ना की जाए, टॉपल ना की जाए, उसको इतना क्रिपल्ड कर दें कि वो उसकी डोरियां आपके हाथ में हो। जी जी। अच्छा, अभी जो सुहेल वडाई साहब, आप ही का एनालिसिस ये है कि एन से जो अलीमा बीबी हैं वो भी उरूज पा गई हैं, वो तहरीक चलाने की बात कर रही हैं। इस वक्त पीटीआई में एक वाज़ेह दड़ेबंदी नज़र आ रही है। अगर गंडापुर साहब जो है या दीगर लोगों ने मिलके, जैसे अलीमा बीबी कहती कि माइनस कर दिया इमरान खान साहब को, तो ये अलीमा खान साहिबा क्या स्ट्रीट पावर को लीड करने की पोजीशन में है इस वक्त, या किस तरीके से आपका तर्जिया क्या है, कैसे उरूज पा गई हैं सर? देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो हमारी मुल्क की पार्टियां हैं ना, ये फैमिली ओरिएंटेड, वरासती ओरिएंटेड है, और जो हालांकि तहरीक इंसाफ आई थी कि वरासत के ख़िलाफ़, लेकिन आप देखें नतीजा वही हुआ है कि पहले बुशरा बीबी सबसे पावरफुल थी, नाम और थे बेचारे चेयरमैन के, सदर के, लेकिन उनकी कहाँ चलती थी। ठीक है, इसी तरह अब चेयरमैन कोई और है, ऑफिस बेरर कुछ और है, लेकिन चलती तो अलीमा खान की है। तो ये भी वरासती पार्टी हो गई, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब के अंदर हमने देखा कि पिछली दफ़ा भी कोई स्ट्रीट पावर हमें शो नहीं हुई। आप पूरे लाहौर में देख लें कि एक भी बंदा नहीं निकला, और जो निकले भी हमारे फेवरेट सलमान साहब, राजा साहब, तो वो अकेले ही निकले सड़क के ऊपर। ठीक है, तो देखिए ये अभी येट टू प्रूव है कि अलीमा खान साहबा
तहरीक चला सकेंगी कि नहीं। पहले तो दोनों दफ़ा तीनों दफ़ा जब भी कोई तहरीक की बात हुई या जलसे जुलूस की स्ट्रीट पावर की बात हुई तो वो तो गंडापुर साहब केपी से लाते रहे। इवन जो लाहौर का जलसा हुआ था वो भी तब हो सका जब गंडापुर साहब वहाँ से लोगों को लेके आए थे केपी से। वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, विरासती सियासत ये मौरूसी सियासत वाली पार्टी हो गई। लेकिन जब उनसे कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि देखिए नुसरत भुट्टो साहिबा का भी रोल रहा है, बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा की मिसालें वो देते हैं कि जब मुश्किल वक्त आता है तो फिर ये जो वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो हमारी, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री जो देखें तो रही हैं, तो अगर अलीमा खान साहिबा को ये रोल मिल रहा है तो ये कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं। नहीं, कब मैं कह रहा हूँ अचंभे वाली बात है, मैं तो कह रहा हूँ वही हो रहा है जो पहले पीपल्स पार्टी और नून ने किया है। तो तहरीक इंसाफ कहती थी हम मुख्तलिफ हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ तो रास्ता नहीं अपनाया ना, फिर वही उसी रास्ते पे आ गए जिस पे वो पहले, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले भी यही हुआ और होता है। थाईलैंड में जो साबिक वज़ीर आज़म है करप्शन के इल्ज़ाम में निकला, उनकी बहन जो है इस वक्त वज़ीर आज़म है, कल हालांकि अदालत ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। तो इस तरह दुनिया में हसीना वाजिद जो हैं वो शेख मुजीब की वारस थी, अभी कांग्रेस के जो इस वक्त लीडर हैं वो नेहरू के पोते हैं, तो ये कोई ऐसी इंदिरा गांधी के पोते हैं, तो ये होता रहता है। कोई ऐसी मैं तो इसको कभी मैं गलत ही नहीं समझता। आप ये समझते मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो गलत समझते थे जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो गलत समझते थे उन्हें भी वो रास्ता अपनाना पड़ रहा है। आप समझते हैं कि ऑप्शन भी यही है इस वक्त पीटीआई के पास कि मज़ामत का रास्ता है, क्योंकि अभी जो पीटीआई के असीरान हैं, जो असीर रहनुमा हैं, जो पॉलिटिकल फेसेस रहे, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो जाए, वो उमर सरफराज चीमा हो, मियां महमूद रशीद साहब हो, एजाज चौधरी, उन्होंने खुला खत लिखा है अभी कुछ ही देर पहले बानी पीटीआई के और पीटीआई लीडरशिप के नाम, और वो कहते हैं कि आपको इंगेज करना चाहिए हुकूमत के साथ। तो आपको लगता है कि ये इंगेजमेंट का ऑप्शन मौजूद है या फिर ये मज़ामत का रास्ता ये जो अलीमा बीबी अपनाना चाहती है उसी से रास्ता निकलेगा बानी पीटीआई के लिए? देखिए ये तो खैर हमें नहीं पता, ये तो अहले सियासत जाने कि क्या रास्ता है, लेकिन मैं तो कोई 2 साल से ये कहता रहा कि रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए और रिकन्सिलिएशन मुज़ाकरात के ज़रिए ही होती है। लेकिन पीटीआई के जो इंतहा पसंद हैं और वो ये शायद ये समझते हैं कि इसका मतलब हुकूमत को सपोर्ट दिलाना है। तो अब पीटीआई के अंदर से भी ये बड़ी स्ट्रांग वॉइसेस, अब ये जो लाहौर में कैदी हैं इनसे बड़ा लॉयलिस्ट कौन है इमरान खान का, कि जो जिस वक्त से इमरान खान कैद हैं, ये 9 मई के मामले में कैद हैं, सेनेटर एजाज चौधरी हैं, उनको सेनेट में बुलाया भी गया है तो उनको जाने की इजाज़त नहीं मिली। तो डॉक्टर साहबा हैं, आप देखें कि इनका कितना रोल है, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि जितनी देर रिकन्सिलिएशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ नहीं होती, सिर्फ आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, ये गलत रास्ता है और इससे गलत प्रेसिडेंट सेट हो रही है। आप पहले ही बहुत सी गलत प्रेसिडेंट सेट कर चुके हैं, फिर आप उस पर अड़े हुए हैं। आपको चाहिए कि पॉलिटिकल रास्ता थोड़ा भी मिले वो ले लें, और अगर एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा भी मिले तो वो ना लें। होनी तो ये स्ट्रेटजी चाहिए, लेकिन इन्होंने उलट जो है वो अडॉप्ट किया हुआ कि आपके पास चूँकि ताकत नहीं है तो इसलिए आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जो बाज़ औक़ात बेताकतों के साथ भी मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। जिन्ना साहब तो पावर में नहीं थे, गांधी साहब तो पावर में नहीं थे, लेकिन दोनों आपस में मुज़ाकरात करते थे, ठीक है, गवर्नमेंट से भी करते थे मुज़ाकरात। तो मुज़ाकरात तो करते रहने चाहिए। अयूब खान पूरी ताकत में थे और अपोजिशन को साथ मिला के बात करते थे, और अपोजिशन वाले आपस में करते थे, इत्तेहाद बनाते थे। अभी तक इत्तेहाद भी नहीं बन सका। मोहम्मद महमूद अचकज़ई साहब 2 साल से इनके साथ हैं, उनको हेड बनाया गया, मुज़ाकरात का इख्तियार दिया गया, लेकिन सिर्फ इख्तियार दिया गया, वो आज तक इससे मिले ही नहीं क्योंकि उनके पास कोई ब्रीफिंग ही नहीं है मिलने की। तो इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान के करीब हुए, वो भी इत्तेहाद नहीं बन सका। तो अभी तक सोलो पार्टी है तहरीक इंसाफ, और अब तहरीक इंसाफ के अंदर भी डिसेंट जो है वो सामने आना शुरू हो गया है, और इस हद तक एक दूसरे को गद्दार और एक दूसरे को चमचा तक जो है
वो कहा जा रहा है। तो ये तो सियासी पार्टियों का तरीका नहीं है। सियासी पार्टियां दो काम करती हैं, जब मज़ामत होती है मज़ामत करती हैं, जब मुज़ाकरात का वक्त होता है मुज़ाकरात करती हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। सियासत में हमेशा ऑप्शंस मौजूद होते हैं। सुहेल बड़े शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पर नज़रसानी करनी पड़ेगी और सियासी लोग हमेशा डायलॉग से, बातचीत से अक्रॉस द टेबल हल निकालते हैं। ये जो इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है और सोलो फ्लाइट ले रहे हैं, वो हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव साबित आई के लिए, और आई एम श्योर कि पीटीआई इसको अब अंडरस्टैंड भी करेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पंजाब असम्बली के हालिया इजलास में होने वाला एक अहम इजलास इस वक्त अवामी हलकों में शदीद तनकीद का निशाना बन रहा है, जब वजीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट, महकमा कानून और वजीर आला सेक्रेटेरिएट के तमाम मुलाजमीन को 3 माह की इजाफी तनख्वाह बतौर एजाजिया देने का ऐलान किया है। इस खबर ने ना सिर्फ आवाम को हैरत में डाल दिया है, बल्कि एक बार फिर यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान में अशराफिया नवाजी और सरकारी वसाइल का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल ही हुक्मरानी का पैमाना बन चुका है। मुल्क की मईशत पहले ही मुश्किलात में घिरी हुई है, महंगाई अपने उरूज पर है, आम आदमी के लिए रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। अशियाए खुरोनोश, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से आवाम को दी जाने वाली सब्सिडीज़ और सहूलियात दिन ब दिन कम हो रही हैं। यही वजह है कि यह तनकीद की जा रही है कि हुकूमती इदारों की मराहत याफ्ता मुलाजमीन को 3-3 माह की इजाफी तनख्वाहें देना एक ऐसा फैसला है जो ना सिर्फ समझ से बालातर है, बल्कि आवाम के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ लगता है। पंजाब हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि पंजाब असम्बली में इस ऐलान के वक्त अपोजिशन का एक भी रुकन ईवान में मौजूद नहीं था और इसकी गैर मौजूदगी ने हुकूमत को खुली छूट दे दी कि वो बगैर किसी मुखालिफ या सबके ऐसे फैसले मंजूर करे जिनका फ़ायदा सिर्फ मखसूस तबके को हो, ना कि अवाम को। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। भारतीय मॉडल और अदाकारा शेफाली इजरीवाला की पुरस्कार मौत इन दिनों खबरों की जीनत बनी हुई है। अदाकारा की मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताई जा रही है। इब्तदाई तहकीकात में तो अदाकारा की मौत को ब्लड प्रेशर गिरने की मुमकिन वजह करार दिया जा रहा था। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का कहना है कि अस्पताल के डॉक्टर्स को यह शुबा है कि शेफाली इजरीवाला की मौत ब्लड प्रेशर की सतह में अचानक कमी की वजह से हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा ने 27 जून को अपनी मौत से पहले दोपहर में एंटी एजिंग इंजेक्शन लिया और शाम के वक्त अपनी रोजमर्रा की अद्वियात भी इस्तेमाल की। डॉक्टर्स की बकौल मुमकिना तौर पर खाली पेट दवा खाने से उनका ब्लड प्रेशर अचानक बहुत नीचे चला गया और उन्हें शदीद कपकपी होने लगी। अदाकारा गुज़श्ता 5 से 6 साल से एंटी एजिंग इंजेक्शंस इस्तेमाल कर रही थी। अदाकारा ने अपने एक इंटरव्यू में यह इंकशाफ किया था कि उन्हें कम उम्री में मिर्गी के दौरे पड़े थे। वो 15 बरस की उम्र में मिर्गी के दौरे का शिकार हुई। बहरहाल अब पुलिस ने उनकी मौत को मुश्तबा करार दे दिया है और तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया है। अब अगर इस इंजेक्शन की बात की जाए तो जिसकी वजह से मुमकिना तौर पर यह कि अदाकारा की मौत की बड़ी वजह एंटी एजिंग इंजेक्शन हो सकती है, तो देखा जाए तो आजकल खूबसूरती और जवानी बरकरार रखने के लिए एंटी एजिंग इंजेक्शंस का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। ये इंजेक्शंस बज़ाहिर जल्द को तरोताज़ा, झुर्रियों से पाक और जवान बनाने में मदद देते हैं, लेकिन ये हकीकत नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि इनका इस्तेमाल बाज़-औक़ात जानलेवा भी साबित हो सकता है। ये इंजेक्शंस मुख्तलिफ इक़साम के होते हैं, जैसे बोटॉक्स, फिलर्स, वाइटामिन इंजेक्शंस। इन सब का मकसद जिल्द की ताजगी को बहाल रखना होता है, लेकिन अगर इन्हें गैर तरबियत याफ्ता या गैर तजर्बाकार अफराद से लगवाया जाए तो ये फ़ायदे की बजाय नुकसान का बाइस बन सकते हैं। तरक्की पजीर ममालिक में ऐसे क्लिनिक्स और ब्यूटी सेंटर्स की भरमार है जहाँ बगैर किसी रजिस्ट्रेशन या तरबियत के इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। ऐसे गैर मयारी तरीका इलाज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात भी अक्सर जाली या कम दर्जे की होती हैं, जिनसे जिस्म में ख़तरनाक केमिकल दाखिल हो सकते हैं। बाज़ औक़ात इन इंजेक्शंस के फौरी असरात सामने नहीं आते, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये जिस्मानी निज़ाम को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। गलत तरीके से लगाया गया इंजेक्शन चेहरे के असाब को मुतासर करके फालिज या सांस की बंदिश का बाइस बन सकता है। कई अफराद को इन इंजेक्शंस की अज्जा से एलर्जी हो सकती है, जो फौरी तबी इमदाद के बगैर मौत का सबब बन सकती है। अगर ये इंजेक्शन सफाई के उसूलों के बरखिलाफ लगाए जाएँ तो इन्फेक्शन, खून की खराबी या जहरीले असरात जैसे मसाइल जन्म लेते हैं। ख़ास तौर पर हार्मोनल इंजेक्शंस का बार बार गैर ज़रूरी इस्तेमाल दिल, जगर और गुर्दों को नाक़वी नुकसान पहुँचा सकता है। ये बात भी काबिल गौर है कि एंटी एजिंग इंजेक्शंस का इस्तेमाल हर किसी के लिए मुनासिब नहीं होता। जिन अफराद को हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबेतस, दिल की बीमारियाँ या क़ुव्वत मुदाफ़त से मुताल्लिक़ मसाइल लाहक हों, उनके लिए तरीका इलाज ये ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल करने से पहले मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री ली जाए और डॉक्टर से बाकायदा मशवरा लिया जाए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।